एग्जामिनेशन किया तो हमें क्या मिला कि उसको मॉडरेट डिग्री है म्यूकोजल पैलर की, ठीक है। यू रिक्वेस्ट फॉर हर रूटीन टेस्ट, और रूटीन टेस्ट में रूटीन टेस्ट में हमारे पास सीबीसी होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटीज, आरएफटीज। जब हमने उसका सीबीसी कराया तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है दैट इज 6.5, एमसीवी जो है वो 124 है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है फीमेल्स में, और नॉर्मल एमसीवी कितना होता है? किसी को नहीं पता नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? यस, 12.5 टू 15.5, और एमसीवी कितना होता है 82 टू 96। रफली आप लोग याद रख सकते हैं अपनी ईज के लिए कि 80 टू 100 होता है। अगर 80 बिलो है तो एमसीवी लो लेबल करेंगे उसको, 100 से ज्यादा है तो वो हाई एमसीवी होगा, ठीक है। अब इसका हीमोग्लोबिन 6.5 है विच इज लेस देन 12.5। तो जब भी हीमोग्लोबिन लो हो तो हम उसको अनीमिया लेबल करते हैं। लेकिन कौन सा अनीमिया? अब एमसीवी रेज्ड है तो क्या ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या थैलासीमिया है? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब आगे उसने थोड़ा एडिशनल पॉइंट भी दे दिया कि जब हमने उसकी ब्लड फिल्म कराई तो उसके जो सेल्स थे दैट आर मेगालोब्लास्टिक। इससे भी हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि द पेशेंट इज हैविंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। रीनल फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है। अब इस सिनेरियो में जब भी कोई हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है वीकनेस और फटीग के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, तो हम सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो अनीमिया के पेशेंट में इफ ही इज मॉडरेटली एनेमिक और सिवियरली एनेमिक तो उसमें पैलर मिलेगा। माइल्ड केसेस में नहीं मिलता, इतना ज्यादा एविडेंट नहीं होता क्लिनिकली, ठीक है। लेकिन अगर मॉडरेट या सिवियर है तो उसमें हमें फिर म्यूकोजल पैलर मिलता है। और ये पैलर हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? मेडिसिन का वार्ड हो रहा है ना आप सबका, तो अनीमिया कहाँ देखते हैं? हाँ जी, वेरी गुड राया। और कहाँ देखते हैं? आईज में भी देखते हैं जी, हैंड्स में भी देखते हैं, नेल्स में भी अनीमिया देखते हैं। क्या देखेंगे नेल्स में? नेल्स की शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नेल्स का कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस एग्जैक्टली, नेल्स की शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें अगर हमें स्पून शेप नेल्स मिलते हैं, स्पूनिंग हो जाती है। यस, चलें जी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। नेक्स्ट है हमारे पास, अ 25 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस। अब चलें जी, इसको भी वीकनेस है और फटीग है, और साथ में और क्या मसला है, उसको पैरास्थीजियाज हैं हैंड्स और फीट पे 3 वीक से। जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो उसका टंग और एंगुलर चिलोसिस प्रेजेंट है। इन्वेस्टिगेशन कराई तो हीमोग्लोबिन 7 है और एमसीवी 120 है। और पेरिफेरल फिल्म जब हमने उसकी कराई तो हमें मैक्रोसाइट्स मिले। तो दिस इज द सेम एज वी डिस्कस्ड। अब मैक्रोसाइट्स भी हो सकते हैं, मेगालोब्लास्ट भी हो सकते हैं, तो ये सारी टर्म्स जो हैं, हाँ जी बिल्कुल। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसमें कौन सा है, फॉलिक एसिड है या विटामिन B12 है? यस इट इज विटामिन B12। एंड व्हाई? आपको कैसे पता चला कि विटामिन B12 है? जी बिल्कुल, पैरास्थीजियाज की से पता चला, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। बाल टंग से पता चला, एंगुलर चिलोसिस से पता चला। अगर आप सिर्फ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी लेबल कर देते तो दैट इज ओके, लेकिन आपने कंप्लीट आंसर लिखना है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी लीडिंग टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दैट इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अ 23 ईयर ओल्ड नॉन डायबिटिक प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ पैरास्थीजियाज इन आर्म्स एंड लेग्स। अब इसमें भी पैरास्थीजियाज की हिस्ट्री है। जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो पेल है, बीफी रेड टंग है उसकी। He has got loss of touch, pain, proprioception and vibration in a glove and stocking distribution. अब glove and stocking distribution का क्या मतलब है? वो नॉर्मली इतना भी तो कह सकते थे that he has got loss of touch, pain and proprioception. Peripheral neuropathy को शो किया जा रहा है that it start from peripheries and it spreads towards the center. ठीक है. His plantars are downgoing and ankle reflexes are diminished.
with preserved or other deep reflexes, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका. There are big patches of vitiligo on his trunks and limbs. तो क्या कॉज है उसका? जी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई है उसको. ठीक है, चलें जी. अब नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास. 45-year-old लेडी प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. जब हमने उसके लैब कराए तो हीमोग्लोबिन 3 है, टीएलसी 3000 है, प्लेटलेट्स 4500 है, एमसीवी 112 है, पीसीवी 0.15, रेटिक्स भी 3%. हर चीज ही इंक्रीज की हुई है. तो व्हाट इज दिस? अब इसको सिर्फ अनीमिया नहीं कह सकते, बिकॉज अनीमिया इज रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन लेवल ओनली. लेकिन जब रेटिक काउंट भी इंक्रीज है, प्लेटलेट लेवल भी डिस्टर्ब है, ल्यूकोसाइट काउंट भी डिस्टर्ब है, तो उसको क्या कहेंगे? यहां से नहीं देख के बताना. ए प्लास्टिक कहेंगे. ए प्लास्टिक इज नॉट द टर्म. ए प्लास्टिक तो बोन मैरो अगर हाइपोप्लेजिया है तो हम उसके लिए ए प्लास्टिक वर्ड यूज करते हैं. लेकिन जब सारी सेल लीनिएज जो है वो डिस्टर्ब हुई हो या रिड्यूस हुआ हो हर सेल लाइन का लेवल, तो दैट इज पैनसाइटोपिनिया. एग्जैक्टली. नेक्स्ट है हमारे पास. अ 58-year-old लेडी इज कंप्लेनिंग ऑफ इजी फटीग ब्रेथलेसनेस. अब इसमें जी इजी फटीग है और ब्रेथलेसनेस है. ठीक है, साथ में नमनेस और एंड पिंस एंड निडल्स भी हैं उसके फीट में. शी ऑल्सो सेज दैट इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मील्स उसको नोजिया भी होता है, ब्लॉटिंग भी, स्वेटिंग, पेल्पिटेशंस होती हैं उसकी पास्ट हिस्ट्री में. जब हमने उसकी सर्जिकल हिस्ट्री ली पास्ट, तो उसमें उसने बताया कि उसकी पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है 7 years अगो. जब हमने सीबीसी कराया तो हीमोग्लोबिन 8.8 है और एमसीवी 104 है, और एच पाइलोराई के लिए नेगेटिव है वो. ठीक है, तो अब एमसीबी रेज्ड है, हीमोग्लोबिन लो है, पैरास्थीजियाज हैं, तो ये क्या डिसऑर्डर है? और गैस्ट्रेक्टमी की हिस्ट्री क्यों दी? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस? गैस्ट्रेक्टमी स्टमक है, हम यहाँ हेमाटोलॉजिस्ट हैं, हमारा क्या लेना देना गैस्ट्रो वालों से? कुछ भी करते हैं बैठ के. अच्छा एग्जैक्टली, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा. और इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल है? हाँ जी बिल्कुल. इंट्रिंसिक फैक्टर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी बायो जो अवेलेबिलिटी है बॉडी के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी. अब अवेलेबिलिटी रिड्यूस है तो डाइट किसी की जितनी भी अच्छी हो वो बंदा डेफिशिएंसी के साथ ही प्रेजेंट करेगा. ठीक है. किसी ने पूछा है जी रेटिक काउंट क्या होता है? ये हमने लास्ट सिनेरियो में डिस्कस किया है ना कि पेशेंट को अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल इतना है, टीएलसी इतना, एमसीवी 112 है, पीसीवी 0.15, रेटिक्स 3% है, तो रेटिक्स की क्या सिग्निफिकेंस है? तो इंक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट काउंट जो है दैट इज बेसिकली एन इंडिकेशन फॉर द इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी. जब भी हमारे रेड ब्लड सेल की प्रोलिफरेशन रेट ज्यादा होता है तो रेटिक काउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है. यूजुअली जब बोन मैरो, दिस इज बेसिकली अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कि बोन मैरो जो है वो अनीमिया को कंपनसेट करने के लिए अपनी एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर देता है. जब वो इंक्रीज करेगा तो रेटिक्स जो है वो ज्यादा बनेंगे, इमेच्योर आरबीसी ज्यादा बनेंगे, क्योंकि फर्दर उनकी डेस्टिनेशन क्या है कि उन्होंने अनीमिया को ओवरकम करना है. तो ये हमारे पास किसी भी टाइप का अनीमिया है जैसे, लेकिन मेनली जो एसोसिएशन है रेटिक्स की दैट इज विद हीमोलिटिक अनीमियाज, या रैपिड कोई ब्लड लॉस हुआ है, किसी को कोई हीमोलिटिक अनीमियाज है, G6PD डेफिशिएंसी है, या कोई भी और हीमोलिटिक अनीमिया है, तो उसमें क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो हमें इंक्रीज मिलता है, क्योंकि उसमें बोन मैरो कंपनसेट करता है
लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन को, ठीक है। यस एग्जैक्टली, फकीहा ने बिल्कुल ठीक बताया। हायरेटिक्स विल रूल आउट ए प्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो हाइपोप्लेजिया हुआ होता है। बोन मैरो में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो कंपनसेट कर सके, बल्कि कंपनसेट करना तो दूर की बात है, मसला ही बोन मैरो की जो अंडर एक्टिविटी है उसकी वजह से हो रहा है। अगर बोन मैरो ही नहीं है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं होगा, तो उस केस में आपको रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे सिनेरियोज थे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के। आई होप आप जब भी आपके सामने कोई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सिनेरियो आएगा तो आप उसे इजीली पिक कर लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? ओके फाइन। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास a 28-year-old boy presents with शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अच्छा, पोस्ट पेरेंडियल सिम्टम्स, हाँ जी, पोस्ट पेरेंडियल सिम्टम्स जो है ना बेसिकली वो उसको गैस्ट्रेक्टमी की वजह से ही आ रहे हैं, जो उसने पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कराई है ना। तो ये आप सिस्टेमिक सर्जरी में इसकी सारी बहुत डिटेल दी हुई है कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी क्या होती है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, पोस्ट पेरेंडियल सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ये सब आपने डिटेल में वहां से पढ़ लेना है, ठीक है। चलें जी, 28-year-old boy presents with a shortness of breath, pallor and bleed from gums and nose। अब उसको सिर्फ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेलर है और ब्लीड फ्रॉम गम्स एंड नोज। इसका क्या मतलब है कि उसका प्लेटलेट काउंट में भी इशू है। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई तो उसका हीमोग्लोबिन 7 है, प्लेटलेट काउंट 12,000 है। नॉर्मल कितना होता है प्लेटलेट काउंट? इज 12,000 अ नॉर्मल अमाउंट, या नॉर्मल काउंट है 12,000? और उसका जी टीएलसी 12 है। नो, व्हाई इट इज नॉट नॉर्मल? क्या रेंज होनी चाहिए इसकी? Yes, 1.5 lakh to 4 lakh and it is just 12,000। अब प्लेटलेट काउंट भी उसका बहुत ज्यादा लो है और उसका हीमोग्लोबिन भी लो है। टीएलसी इज 12 एंड एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इज लेस देन 0.5। बोन मैरो हाइपोसेलुलर हुआ है जी। ये हमने पहले ही सिनेरियो से पहले ही डिस्कस कर लिया। इफ बोन मैरो इज हाइपोसेलुलर देन व्हाट दिस कंडीशन इज कॉल्ड? क्या कहेंगे जब बोन मैरो हाइपोसेलुलर होता है? थैलासीमिया कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 15-year-old बॉय ने प्रेजेंट किया है पेलर और डिस्निया के साथ। जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो कोई हेपेटोसेप्लिनोमेगाली नहीं मिली, कोई लिम्फ एडिनोपैथी नहीं मिली। लेकिन हमने उसकी बेसलाइंस कराई तो हीमोग्लोबिन 6 है, दैट इज रिड्यूस्ड। टीएलसी 1800 है सिर्फ। डीएलसी जब हमने उसकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कराया तो पोलीज जो है 20% और लिम्फो 78%। मोनोसाइट 2%, इओसिनोफिल्स नेग्लिजिबल हैं, बेसोफिल्स भी बिल्कुल नहीं है। प्लेटलेट्स 25,000 है। ब्लास्ट सेल्स नहीं है। अब ब्लास्ट सेल का उसने बताया कि वो नहीं है और हेपेटोस्प्लिनोमेगाली नहीं है। ये दो फीचर्स बताने के बाद क्या सिनेरियो में क्या चीज रूल आउट हो जाती है? हेपेटोस्प्लिनोमेगाली एंड द प्रेजेंस ऑफ ब्लास्ट सेल्स, हाँ जी बिल्कुल, एएलएल रूल आउट हो जाता है। और उसने क्यों एएलएल रूल आउट किया है? क्योंकि उसकी एज 15 इयर्स है। बच्चों में एएलएल मोस्ट ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। हो तो दोनों में सकता है लेकिन बच्चे इस पिक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उसने एएलएल को रूल आउट किया है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास a 23-year-old primary gravida has been found to have mild anemia during outline antenatal examination. Her husband, who is his first cousin, तो क्या कजन्स है तो क्या सारे थोड़ा थोड़ा खाते हैं इसलिए अनीमिक है? जिसका कोई क्वेश्चन स्किप हो गया है इसे हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आप इस पे फोकस करें कि कजन भी एनीमिक है जी, वो मैडम खुद भी एनीमिक हैं और जो है उनकी कजन मैरिज की भी हिस्ट्री है। तो जब हमने उसका हीमोग्लोबिन कराया तो 10 है और साथ में हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया है। तो क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेबल कर दें?
नहीं जी, बिल्कुल जेनेटिक्स का रोल बताया हुआ है, फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए दैट इज थैलासीमिया। अब थैलासीमिया भी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया है, ठीक है। लेकिन कजन मैरिज से जेनेटिक्स का पता चलता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सजेस्टिव पॉइंट ऑफ थैलासीमिया। इसलिए आपने सिर्फ जो उसकी ब्लड फिल्म हमने कराई है उसकी पिक्चर देख के नहीं लेबल कर देना। हाँ जी बिल्कुल, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कजन मैरिज की हिस्ट्री नहीं होगी, वहां मल्टीपल प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री हो सकती है, ब्लड लॉस की हिस्ट्री हो सकती है, इनएफिशिएंट डाइट की हिस्ट्री हो सकती है, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास A 14-year-old boy presented with iron deficiency anemia. During examination, you note finger clubbing and rash on the dorsum of elbows, about which he reported to be intensely pruritic. उसको slightly smaller भी है as compared to other siblings. तो हम कौन कौन से टेस्ट कराएंगे? अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि इसका कोई ऐसा आपसे डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ, ठीक है, तो आपने जस्ट वर्कअप वाले टेस्ट कराने हैं। माइनर और मेजर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मेजर जल्दी प्रेजेंट करता है, 3 मंथ्स की एज पे, 1 ईयर की एज पे, 6 मंथ की एज पे, तो या बहुत ज्यादा वो 2-3 साल की एज पे प्रेजेंट कर जाता है। लेकिन जो माइनर होता है वो इतनी जल्दी प्रेजेंट नहीं करता, और माइनर माइनर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अब ये लेडी हैं तो ये थोड़ी सी फटीग और वीकनेस के साथ प्रेजेंट की हैं, लेकिन अगर मेजर होता तो मेजर वीकनेस और फटीग की बजाय वो मेजर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता, और उसमें एनीमिया जब हम हीमोग्लोबिन कराएंगे तो सवीरली एनीमिक पेशेंट होगा मेजर थैलेसीमिया में, और माइल्डली और मॉडरेट एनीमिया होगा इन केस ऑफ माइनर थैलेसीमिया, ठीक है। ठीक है, और दूसरा जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो ये उसमें माइनर में हमें इतनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं मिलती, लेकिन मेजर में हमें क्या मिलता है? एनीमिया मिलता है, हमें ग्रोथ फेलियर मिलता है, बच्चे हैं तो डेवलपमेंटल डिले या ग्रोथ रिटार्डेशन मिलती है, ग्रोथ रिटार्डेशन ज्यादा मिलती है, डेवलपमेंटल डिले इतना नहीं होता इसमें, और इसमें हीमोग्लोबिन लेवल 7 से कम हुआ होता है जो मेजर होता है, लेकिन जो इंटरमीडिया होता है या जो माइनर होता है उसमें हीमोग्लोबिन या तो ये 10 से कम होगा, लेकिन अगर या फिर 8 to 10 के दरमियान में होगा अगर इंटरमीडिया है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, और उसमें एनीमिया भी माइल्डर होगा, थैलेसीमिक फेसेस भी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन जो मेजर है उसमें टिपिकल थैलेसीमिक फेसेस हमें मिलेंगे। जब हम उसका स्कल का वो कराएंगे तो हमें उसमें हेयर ऑन एंड अपेयरेंस भी मिलेगी, ठीक है। ये माइल्ड केसेस में इतनी ज्यादा नहीं मिलती। साथ में हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी मिल सकती है। ग्रोथ फेलियर माइनर में इतना ज्यादा नहीं होगा जितना मेजर में होगा, ठीक है। हाँ जी, क्रियू कट अपेयरेंस भी मिलती है हमें, ठीक है। मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री होगी अगर मेजर केस है तो उसमें, तो आयरन ओवरलोड के साथ भी बच्चे वो प्रेजेंट करते हैं, लेकिन माइनर के केस में वो माइल्ड सी फटीग, एनीमिया, कजन मैरिज की हिस्ट्री, बस इस तरह से ओपीडी में आपके पास पेशेंट आएगा, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास 20 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इजी फटीगेबिलिटी है। यहाँ से तो हमें पता चल गया कोई ना कोई अनीमिया है उसको। जब हमने उसकी बेस लाइन्स कराई तो हीमोग्लोबिन 8 है और एमसीबी 105 है। अब ये तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं ना है, एमसीबी रेज्ड है, हीमोग्लोबिन लो है, तो ये मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद एक्सट्रीम पैलर, गम ब्लीड, पर्परा विद लिम्फेडिनोपैथी एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि लिम्फेडिनोपैथी है, तो ये क्या शो करती है कि कोई ना कोई मेलिग्नेंट डिसऑर्डर है, कोई ना कोई कैंसरस प्रोसेस है दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। जब उसने कंसल्ट का फिजिशियन को तो उसमें वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कोई रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं बताया हुआ, बस ये कि ओनली अ वीक लेटर शी वाज इल अगेन विद फीवर, हेडेक और एक्सट्रीम लेथार्जी, दोबारा से उसको मस्ता होना शुरू हो गया। तो अब 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, लिम्फेडिनोपैथी है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, पैलर है, गम ब्लीड है, पर्परा है, तो क्या है हमारे पास प्रोविजनल डायग्नोसिस?
यस, ALL। AML क्यों नहीं कह सकते इसको? क्योंकि उसने लिम्फेडिनोपैथी कह दी, उसमें माइलोब्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, इसमें लिम्फोसाइट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, परपरा है, गम ब्लीड है, लिम्फेडिनोपैथी है। वेरी वेरी गुड फाइजा। चलें जी, जो चीजें सिमिलर होती हैं या हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, वो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में कराती हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए और हमारा ज्यादा टाइम भी ना लगे उस पे। ठीक है, सीएमएल की पिक्चर इंटायरली डिफरेंट है सारा। सीएमएल में पेशेंट जो है उसमें माइलोब्लास्टिक पिक्चर के साथ प्रेजेंट करेगा। लिम्फेडिनोपैथी या इतनी लिम्फोब्लास्टिक इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं मिलती। ठीक है, और एज जो, हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बताया है, कोमल ने बिल्कुल सही बताया कि आप एज देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये आ गया सीएमएल का सिनेरियो। हम ये डिस्कस कर लेते हैं। आई होप इट विल मेक थिंग्स क्लियर टू यू। A 50-year-old man presented to OPD with weakness, shortness of breath, weight loss and fever for the last 1 month. ठीक है, अब वीकनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वेट लॉस भी है। वेट लॉस और लिम्फेडिनोपैथी मेडिसिन में जहां भी आ जाए तो दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स एनी मैलिग्नेंसी। ठीक है, on examination he was pale looking with no lymphadenopathy, spleen moderately enlarged है, hemoglobin 7 है, टीएलसी 80,000 है, न्यूट्रोफिल 70% है, लिम्फोसाइट्स 15 है। अब टीएलसी इसमें बहुत ज्यादा रेज्ड है। ठीक है, प्लेटलेट काउंट भी रेज्ड है, सारी जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो रेज्ड हैं, प्लेटलेट काउंट भी रेज्ड है, हीमोग्लोबिन लो है। तो हमारे पास लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? तो ये हमारे पास सीएमएल है। कैसे पता चला सीएमएल है? हाँ जी बिल्कुल, वेट लॉस है, लिम्फो माइलॉइड लीनिएज इंक्रीज हुई हुई है, लिम्फोइड लीनिएज डिक्रीज हुई हुई है। तो दैट इज द पिक पॉइंट जिस पे आपने फोकस करना है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सीएमएल एंड सीएलएल। ठीक है, गुले जन्नत, कौन सा एक्यूट और क्रॉनिक, सीएमएल या सीएल? जो सीएमएल की बात कर रही हैं आप या फिर सीएलएल की? क्या पूछना चाह रही हैं आप? उसने सीएमएल और सीएलएल में हमारे पास प्रेजेंटेशंस का डिफरेंस होता है। अब सीएमएल में ऑब्वियसली माइलोजेनस जो हमारे पास माइलॉइड सीरीज है उसके सिम्टम्स आएंगे, लेकिन सीएलएल में हमारे पास लिम्फोइड सीरीज के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और जो होती है हमारे पास लिम्फेडिनोपैथी, ये सीएमएल में बहुत एंड स्टेज पे प्रेजेंट होती है, लेकिन सीएलएल में अर्ली स्टेजेस पे प्रेजेंट होती है। इसी तरह सप्रीनोमेगाली जो है वो सीएमएल में बहुत ज्यादा मिलती है हमें, लेकिन सीएलएल में मॉडरेट सी मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलती।
और अगर हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की या ब्लीडिंग एपिसोड्स की बात करें तो सीएमएल में ये बहुत एंड लेवल पे जाके होता है, लेकिन सीएलएल में ब्लीडिंग जो है वो अर्ली स्टेजेस पे जाके हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो भी अगर हम चेक करेंगे तो सीएमएल में मेनली हमें माइलोसाइट्स मिलेंगे और सीएलएल के केस में मेनली हमें लिम्फोसाइट्स हैं वो मिल रहे होते हैं। ठीक है, और अगर अक्यूट और क्रॉनिक है तो फिर हमें ड्यूरेशन से और सिम्टम्स से भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलें जी। आप लोगों की असाइनमेंट थी एक छोटी सी, देखते हैं किस किस ने असाइनमेंट पढ़ी है और किसको समझ आ गई है। A 50-year-old male presents with 6-month history of weakness, malaise and back pain. He has been suffering recurrent UTIs and respiratory tract infections. ये infections बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसको। इन्वेस्टिगेशन जब हमने कराई तो हीमोग्लोबिन 8 है, TLC 3.5 है, प्लेटलेट 70 है, ESR 120 है। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन पे हमें प्रोटीन यूरिया मिलता है, आरबीसीज मिलते हैं, ब्लड यूरिया हमें मिलता है 120, सीरम क्रेटिनिन जो है वो 3 है, रेज्ड है। एलएफटीज जब हमने कराए तो टोटल बिलीरुबिन 2 है, एएलटी 35, एएसटी 30, एएलपी 46, कैल्शियम जो है वो दैट इज 12, यूरिक एसिड 9 और टोटल प्रोटीन 10, एल्ब्यूमिन जो है वो 4 है, ग्लोबुलिन 6 है। तो क्या है इस पेशेंट को? ठीक है, दिस इज मल्टीपल माइलोमा। अब नेक्स्ट हम कुछ सिनेरियोज देखते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के, और फिर हम जो है परवेज अकबर से भी देखेंगे कि बच्चों में ये किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आवाज नहीं आ रही? चलें जी। सिनेरियो हमारे पास 31-year-old फीमेल हु हैज बीन प्रीवियसली वेल डेवलप्ड, अब उसको क्या है, मेनोरेजिया है, एपिस्टेक्सिस और पेटिकिया है, मतलब ब्लड लॉस हो रहा है उसको बहुत ज्यादा। जब हमने एग्जामिनेशन कराया शी इज फेब्राइल, हैज ब्लड फिल्ड बुले इन हर माउथ एंड सब कंजक्टाइवल हेमरेज, स्प्लीन इज नॉट पैल्पेबल, हिस्ट्री है आर्थराइटिस की और एनी ड्रग, कोई हिस्ट्री नहीं है आर्थराइटिस की या फिर किसी भी ड्रग इनटेक की। जब हमने लैब्स कराई तो हीमोग्लोबिन 12.4, डब्ल्यूबीसी 8200 और एग्जामिनेशन जब बोन मैरो एग्जामिनेशन कराया तो उसमें हमें नॉर्मल फाइंडिंग मिली विद स्लाइटली इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, और एएनए नेगेटिव है, मतलब कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। अब मेगा कैरियोसाइट्स इंक्रीज हैं तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज अ डिसऑर्डर रिलेटिंग टू प्लेटलेट्स। ठीक है, तो क्या है ये? हाँ जी बिल्कुल, आईटीपी है ये अमारा और राया के अलावा किसी को नहीं पता चला कि ये आईटीपी है।
अब आईटीपी के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इसको हम हमेशा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बेस पे पेशेंट को आईटीपी लेबल करते हैं। इडियोपैथिक हमने उसको तभी कहना है जब हमने बाकी सारे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स जो हैं उनको रूल आउट कर लिया है। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। चलें जी। अब ये सारे सेम सिनेरियोज़ हैं, आईटीपी के हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम पीड्स के डिस्कस करते हैं कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी इसीलिए माइक ऑफ था। पहले में ना बंदे को समझ नहीं आ चलें जी। देखा एक पीरियड नहीं छोड़ती।
चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, a 7-year-old boy with bleeding gums. There is a history of fever and severe body pains for the last 1 month. On examination, the generalized lymphadenopathy है। ठीक है, अब generalized lymphadenopathy है तो फिर इससे क्या पता चलता है हमें? जनरलाइज्ड lymphadenopathy है, फीवर की हिस्ट्री है, बॉडी पेन्स है, तो फिर क्या लगेगा? यस, लिम्फोमा ALL। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 4-year-old अकबर। उसने बिकेम पेल विद इन अ स्पैन ऑफ वीक आफ्टर यूजिंग सीरप, जो उसने लोकल प्रैक्टिशनर से लिया था। उसके मल्टीपल पटीकियां हैं बॉडी पे, कोई लिम्फ एडिनोपैथी नहीं है और ना ही हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है। ही वाज लेटर ऑन डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड हीमोप्लासिया। ये तो पॉजिटिव फैक्टर्स पूछे, एज सच डायग्नोसिस नहीं पूछा। जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं आपके, वो मेडिसिन में भी और पीड्स में भी दोनों में सेम होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन बच्चों में आपने एज देखनी होती है, मोस्ट कॉमन बच्चों में कौन सी चीजें हैं ये देखना होता है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, a 10-year-old boy presents with bilateral painless neck swelling। 3 मंथ से जब एग्जामिनेशन किया तो बायलेटरल सर्वाइकल और एक्सिलरी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मिली हमें। दीज लिम्फ नोड आर 2 to 3 सेंटीमीटर इन साइज, नॉन टेंडर है और रबरी हैं। अब लिम्फ नोड्स हमें मिल रहे हैं, वो भी सर्वाइकल और एक्सिलरी। तो ये कौन सी डिजीज होती है जिसमें हमें एक्सिलरी और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मेनली इन्वॉल्व मिलते हैं? और डिस्क्रीट, नॉन टेंडर और रबरी क्यों बताया? क्योंकि जो हमारे पास लिम्फ लिम्फ नोड्स का इन्फेक्शन होता है या फिर टीबी में भी जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते। ठीक है, उसमें अब टीबी है तो उसमें मेटेड लिम्फ नोड मिलते हैं, इसलिए उनका कैरेक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिजीज। ठीक है, अब डिस्क्रीट और नॉन नॉन टेंडर और रबरी लिम्फ नोड्स अगर हैं तो ये हॉजकिन लिम्फोमा है। लिम्फोमा के केस में जो लिम्फ नोड्स हैं दैट आर नॉन टेंडर एंड रबरी। ठीक है, और पेनलेस भी होते हैं, तो दैट इज हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये सारे ALL के सिनेरियोज हैं। सेम प्रेजेंटेशन होगी, लिम्फ एडिनोपैथी या जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी का वर्ड होगा। फीवर है उसको, फटीग है उसको, साथ में सेल लीनिएज दी हुई होगी कि लिम्फोसाइट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, ये सारे ALL के ही सिनेरियोज हैं, तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ALL कितनी दफा आया हुआ है और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अच्छे तरीके से हर चीज इसकी याद करनी है, इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, इसके जो डिजीज प्रोग्रेशन के लिए बैड फैक्टर्स, गुड फैक्टर्स, आपने सब कुछ याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हम ITP के सिनेरियो अडल्ट्स में तो डिस्कस करके आए थे। अब बच्चों में क्या है, 3-year-old चाइल्ड है, प्रेजेंट किया है विद सडन ऑनसेट ऑफ फटीगी एंड ब्रूजेस। चाइल्ड वाज परफेक्टली वेल एक्सेप्ट फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब एक बात आपने याद रखनी है, आईटीपी में और कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं होता, लेकिन बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो इससे भी आपको एक क्लू मिल गया कि हो सकता है उसको आईटीपी हो। जब हमने एग्जामिनेशन किया तो एफेब्राइल, एक्टिव और कॉन्शियस है विद पर्पुरा ऑल ओवर द बॉडी। अब आईटीपी है तो नाम में इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, तो पर्पुरा भी आपको मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो लिम्फेडेनोपैथी और कोई स्प्लीनोमेगाली जो है वो भी नहीं है। तो ये क्या डिजीज है? आईटीपी। बच्चों में आईटीपी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी होगी। अडल्ट्स में एज सच अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं देते, लेकिन अडल्ट्स अपनी हर बॉडी ऑरिफिस से ब्लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अडल्ट्स हैं तो उनमें मेनो फीमेल थी तो मेनोरेजिया था। अब ऑब्वियसली बच्चों में मेनोरेजिया नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पेटिके और ब्रूजेस की हिस्ट्री होगी। ठीक है, साथ में लिम्फेडिनोपैथी का बताया होगा कि वो हमें नहीं मिली, कोई हमें स्प्लीनोमेगाली नहीं मिली, कि मतलब बाकी सारे जो कॉजेज हैं वो रूल आउट हो गए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, एपिस्टेक्सिस गम ब्लीड बच्चों में हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आईटीपी का सिनेरियो आएगा बच्चों में।
ये बाकी इन सिनेरियोज के एज सच डायग्नोसिस नहीं पूछे हुए, आपसे बस डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हुए हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम मेनली जो है वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स और डायग्नोस्टिक पॉइंट्स डिस्कस कर लें, ताकि कोई भी सिनेरियो आपके सामने आए तो आप उसको मिस इंटरप्रेट ना करें। क्योंकि इतनी ज्यादा अनीमिया की टाइप्स होती हैं, बंदा मिक्स कर देता है, लेकिन आपने मिस नहीं करना। आपने अब इतनी दफा पढ़ लिया तो आपके लिए चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपने लैब्स, सबसे पहले सिम्टम्स देखने हैं, उसके बाद आपने लैब्स देखने हैं, ठीक है, दोनों चीजें देखनी है। कभी भी सिर्फ लैब या सिर्फ ब्लड फिल्म देख के आपने आंसर नहीं लिखना। सिम्टम्स आर एज मच इम्पोर्टेंट एज द लैब्स आर, ठीक है। तो इसलिए आपने हर चीज को कोरिलेट करके फिर उसको जो है सही डायग्नोसिस बनाना है। रेटिक्स का मैंने ये बताया था, रेटिकुलोसाइट्स आर बेसिकली इमेच्योर आरबीसीज, और ये बोन मैरो का कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट एनीमिया। क्योंकि एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड हमारा कम है, तो बोन मैरो उसको कंपनसेट करने के लिए एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी बढ़ा देता है। जब एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमें रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज मिलता है, और ये मेनली हिमोलिटिक एनीमियाज में मिलता है, और अगर कोई सडन ब्लड लॉस वगैरह की हिस्ट्री है तो उसमें मिलता है। ठीक है, चलें जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सिनेरियो को डायग्नोज करना है। अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई रिपीट करने का कह रहे थे कोई सिनेरियो, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन भेज दें, वहां मैं हूँ, बाकी सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपका टेस्ट जो डेट है वो अनाउंस कर दूंगी, सारा स्केड्यूल भी अनाउंस कर दूंगी कि कब छुट्टी होगी और कब टेस्ट होगा। तो आपने टेस्ट बहुत अच्छा तैयार करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।